हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आदित्य और मैं हूं विजय। हमारे चैनल एडीबीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे हिस्ट्री सीरीज चैप्टर 1 का पार्ट दूसरा है। तो चलते हैं बिना समय गवाए अपने वीडियो। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इटली के एकीकरण के बारे में, परंतु उससे पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि उसके एकीकरण में क्या क्या समस्याएं थी। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के आरंभ में इटली कई स्वतंत्र भागों में बटा हुआ था, जिससे वहां के लोगों में अलगाव की भावना थी। इसके साथ साथ अन्य कई सारी भौगोलिक समस्याएं भी मौजूद थी। इसके अलावा इटली के देश पे विदेशी शक्तियों जैसे फ्रांस और ऑस्ट्रिया का कब्जा था और उसकी राजधानी रोम में पोप का कब्जा था, जो धार्मिक दृष्टिकोण से इटली का एकीकरण करना चाहता था। और इसके अतिरिक्त वहां पे कई सारी आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां मौजूद थी, जो इटली के एकीकरण में बाधक थी। तो जिस तरह हमने देखा कि इटली के एकीकरण में बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो रहा था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नेपोलियन ने इटली और भी अन्य देशों का विकास किया, उसमें एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। तो नेपोलियन ने जब इटली पर विजय प्राप्त किया तो उसे 3 गणराज्यों सिसपाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन, इन 3 गणराज्यों में बांट दिया और साथ ही वहां की सड़क व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को सुधार किया उसमें, और पूरे जो इटली था उसे एक शासन के अधीन लाया। इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और प्रबल हुई। और साथ ही जो हमने ये भी देखा था कि 1815 ईस्वी का जो वियना सम्मेलन था, उसने जिनेवा और सार्डिनिया को पीडमाउंट के राज्य में मिला दिया। तो भले ही वियना कांग्रेस ने पहले की व्यवस्था को लाने के लिए गलत उद्देश्य से इसे किया था, लेकिन इससे भी लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार हुआ। और साथ ही दोस्तों, 1820 ईस्वी में एक गुप्त दल कार्गरो नरी का गठन किया गया और जोसेफ मेजनी था, वो इसी दल का सदस्य था। तो इस गुप्त दल कार्गरो नरी का ये उद्देश्य था कि छापामारी युद्ध के द्वारा राजतंत्र को समाप्त कर फिर से गणतंत्र को स्थापित करना। और दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति देखा था, तो ये जो इटली था वो भी फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में था। फ्रांस में जितने भी क्रांति हो रहे थे उसका प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। तो जब फ्रांस में 1830 ईस्वी का क्रांति हुआ तो यहाँ पर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना और ज्यादा प्रबल हुई और लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। लोगों ने जगह जगह पर आंदोलन किया और मेजनी ने इसका फायदा उठाया, लोगों को और भड़का दिया और ताकि वो इटली का एकीकरण कर सके। लेकिन मेटरनिख ने इसे कुचल दिया और मेजनी असफल रहा। दोस्तों, इटली के एकीकरण में मेजनी का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए हमें उसे थोड़ा सा जान लेना होगा। मेजनी का पूरा नाम जोसेफ मेजनी था। वह एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण ज्यादा परंतु व्यवहारिक गुण कम थे। वो इटली का एकीकरण कर उसे एक संयुक्त गणराज्य बनाना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था बनाई, जिसने आगे चलकर इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद उसने 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक एक और संस्था बनाई, जिसने यूरोप के अन्य देशों में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, जब 1848 की फ्रांसीसी क्रांति हुई तो इसका प्रभाव इटली पर भी पड़ा। मेटरनिख को ऑस्ट्रिया से पलायन करना पड़ा। साथ ही इसका फायदा उठाकर मेजनी जो था वो इटली का एकीकरण करना चाहता था, परंतु इसमें कुछ बाधाएं थी। सार्डिनिया का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने तरीके से इटली का एकीकरण करना चाहता था और उधर पोप जो था वो भी इसे धर्म राज्य बनाना चाहता था, इटली को धार्मिक दृष्टि से एकीकृत करना चाहता था। तो इससे इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया और
इसके साथ ही कुछ समय बाद ऑस्ट्रिया ने सार्डिनिया के कुछ हिस्सों पर आक्रमण कर दिया, जिससे चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई और जो मेजनी के नेतृत्व में जन आंदोलन हो रहा था उसे कुचल दिया गया और पुनः मेजनी की हार हुई और वो पलायन कर गया। इस तरह से हमने देखा कि 1848 ईस्वी तक जितने भी आंदोलन हुए उन्हें कुचल दिया गया, लेकिन इससे लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना और ज्यादा विकसित होती जा रही थी। तो इसके बाद जब ऑस्ट्रिया ने पिडमाउंट को हराया, तो चार्ल्स एल्बर्ट की जब हार हुई, तो उसके बाद विक्टर इमैनुएल सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक बना और वो राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। दोस्तों, इस इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए काउंट काबूर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ था और साथ ही वो भी राष्ट्रवादी विचारधारा का था। तो वो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को ही मानता था और उसने वो समझता था कि ऑस्ट्रिया को हराना अकेले उसके लिए संभव नहीं है। तो उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए कूटनीतिक तरीके से फ्रांस की सहायता पाने की कोशिश की और इसी उद्देश्य से जब 1853 से 1854 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध हुआ था, तो उसने फ्रांस के बिना सहायता मांगे फ्रांस के लिए युद्ध में अपनी सेना उतार दी। तो इससे जब क्रीमिया युद्ध के बाद शांति सम्मेलन हुआ, तो उसमें ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ साथ काउंट काबूर को भी बुलाया गया, जिससे इसकी महत्ता बढ़ गई और काउंट काबूर ने इस सम्मेलन में इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को, इटली में ऑस्ट्रिया के नियंत्रण को गलत साबित कर दिया और इस तरह से इटली की समस्या पूरे यूरोप की समस्या। शांति सम्मेलन के बाद काउर ने फ्रांस के शासक नेपोलियन III के साथ एक संधि की ताकि ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में वो उसे सैन्य सहायता प्रदान करेगा। इसके बदले उसने इटली के 2 महत्वपूर्ण राज्य नीस और सेवाय देने का भी वादा किया, परंतु इसके चलते कई लोग उसकी आलोचना करने लगे कि उसने इटली की एकता के साथ खिलवाड़ किया। परंतु दोस्तों, उस समय जो इटली अलग अलग राज्यों में बटा था, अगर 2 राज्यों को छोड़ के और बाकी राज्यों का एकीकरण हो जाता तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती। इसके बाद दोस्तों, ऑस्ट्रिया के साथ 1859 से 60 में इटली का या कहें तो सार्डिनिया पिडमाउंट का सीमा को लेके युद्ध हो गया। इटली के समर्थन में, काउर के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिससे ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित होने लगा। इटली ने, सार्डिनिया ने ऑस्ट्रिया के एक बड़े भाग लोम्बार्डी पे अपना कब्जा कर लिया और युद्ध काफी आक्रामक हो गया। इसके साथ ही वहां के जो लोग थे इटली के, वो भी काफी आक्रोशित होने लगे, जिससे नेपोलियन III भयभीत हो गया और जब इटली ने ऑस्ट्रिया के क्षेत्र वेनेशिया पे अपना जीत हासिल किया, तो उसने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी और एक संधि की गई, जिसके तहत ऑस्ट्रिया का बड़ा क्षेत्र लोम्बार्डी इटली को दे दिया गया, यानी काबूल को दे दिया गया और वेनेशिया फिर से ऑस्ट्रिया को लौटा दिया गया। इस तरह एक ऑस्ट्रिया के बड़े क्षेत्र को पाकर इटली एक बड़े राज्य के रूप में सामने आया। लेकिन काउंट काबूर इससे संतुष्ट नहीं था। वो उत्तरी इटली और मध्य इटली का पूर्ण एकीकरण चाहता था। तो इसलिए उसने फिर से फ्रांस के शासक नेपोलियन के साथ ये संधि की कि जब फिर से ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट की युद्ध होगा तो फ्रांस उसमें निष्क्रिय रहेगा। और साथ ही फ्रांस से ये भी सहमति प्राप्त कर ली कि जब इटली अपने राज्यों को अपने में मिलाएगा तो फ्रांस उसकी बाधा नहीं बनेगा, उसका विरोध नहीं करेगा। तो नेपोलियन ने इन शर्तों को मान लिया, लेकिन नेपोलियन ने कुछ अपनी भी शर्त रखी कि जब इटली उन राज्यों को अपने में मिलाएगा तो पहले जनमत संग्रह करवाया जाएगा, यानी पहले लोगों से ये जाना जाएगा कि लोग इससे सहमत हैं या नहीं। तो काबूर तो जानता था कि लोग उससे सहमत हैं, लोग भी एकीकरण चाहते हैं, तो उसने उस शर्त को मान लिया। तो इस तरह से
और साथ ही दोस्तों जो ऑस्ट्रिया था वो जर्मनी से भी प्रभावित था, यानी कि जर्मनी में भी ऐसे ही आंदोलन चल रहे थे तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और इंग्लैंड और फ्रांस पिडमाउंट का समर्थन कर रहे थे और इसके भी भय से ऑस्ट्रिया कुछ नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह से 1962 ईस्वी तक मतलब रोम को छोड़कर और वेनेसिया को छोड़कर और साथ ही दक्षिणी इटली को छोड़कर उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण काउंट काबूर ने पूरा कर लिया। दोस्तों इसके बाद इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी जैसे महान नेता का आगमन हुआ। गैरीबाल्डी राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था और वो इटली को एक गणतांत्रिक राज्य बनाना चाहता था। वो पेशे से एक नाविक था। वो महान क्रांतिकारी नेता मेजनी का समर्थक था, परंतु बाद में चलकर वो काउंट काबूर का समर्थक बन गया। उसने अपनी एक सशस्त्र सेना बनाई। इसके साथ उसने इस सेना के साथ इटली के क्षेत्र सेशल्स और सिसिली और नेपल्स पे आक्रमण किए और उसे जीत लिया। इसके साथ ही उसने दक्षिण की बहुत सारी रियासतों को जीत लिया, परंतु जब उसने रोम पर आक्रमण करना चाहा तो रोम की सहायता के लिए काउर ने अपनी सेना भेज दी उसके विरोध में। और वहीं पर पहली बार गैरीबाल्डी की मुलाकात काउर से हुई, जिसके बाद उसने रोम पे अपने लड़ाई की योजना त्याग दी और अपनी सारी जो रियासतें थी जो उसने जीता था दक्षिण के इलाके, वो सारे इलाके विक्टर इमैनुअल शासक जो था जिसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था अपना काउंट काबूर को, उसे दे दिया। विक्टर इमैनुअल गैरीबाल्डी को दक्षिण का सम्राट बनाना चाहता था, परंतु उसने ये स्वीकार नहीं किया और अपनी सारी संपत्ति को देश को देकर वो एक साधारण किसान के भांति जीवन जीने लगा। इसकी चर्चा दोस्तों, इस त्याग की चर्चा दोस्तों हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें भी की जाती है तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी भी लिखी है। तो अब 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हो गई और वो इटली का पूरा एकीकरण नहीं देख पाया। तो दोस्तों इसके बाद रोम और वेनेसिया का जो एकीकरण था वो विक्टर इमैनुअल ने स्वयं किया। तो जब 1870 और 71 के बीच फ्रांस और प्रसा के बीच सेडन का युद्ध हुआ, उसे हम दोस्तों आगे पढ़ेंगे जर्मनी की एकीकरण में। तो जब सेडन का युद्ध हुआ तो उसमें फ्रांस को पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था, क्योंकि उसकी जो सेना थी वो प्रसा के साथ युद्ध कर रही थी, तो ऐसे में वो पोप को संरक्षण नहीं दे सकता था। तो इस बात का जो था, इस परिस्थिति का फायदा उठाया विक्टर इमैनुअल ने और उसने रोम पर आक्रमण कर दिया। तो इस बात के भय से पोप जो थे उन्होंने अपने आप को राजमहल में बंद कर लिया और विक्टर इमैनुअल ने केवल राजमहल को छोड़कर बाकी रोम पर अपना कब्जा कर लिया। तो इस तरह से 1872 ईस्वी तक विक्टर इमैनुअल ने इटली का एकीकरण पूर्ण कर लिया। तो दोस्तों हमने देखा कि इटली का एकीकरण काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, मेजनी जैसे नेताओं और साथ ही विक्टर इमैनुअल जैसे शासकों के कारण संभव हो पाया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचते रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। गुड बाय।